सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियड 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्पीशीज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला हैज द लार्जेस्ट रेडियस। सबसे बड़ा रेडियस किसका है, राइट। रेडियस से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों के, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोलते हैं। तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है रेडियस। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि शील्डिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो शील्डिंग सेम होगी, शेल सेम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे वो न्यूक्लियस खींच के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले आएगा, राइट। तो उतना डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18 और इसका 19। 15 के बाद अगर 3 गेन किए हैं उसने तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। इसके कितने हो गए? 18। इसके कितने हो गए? 18। और इसके भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब लार्जेस्ट रेडियस जब उसने पूछा है बच्चों, तो सबसे पहले जो इलिमिनेट हो जाएगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि लार्जेस्ट रेडियस में सबसे पहले ये इलिमिनेट होगा। ये क्यों इलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि जो पोटासियम है, क्यों इलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि हम कहते हैं जी केटाइंस हमेशा छोटे होते हैं साइज में, वो अपने ओरिजिनल एटम से साइज में बहुत छोटे होते हैं। सो इसलिए आप कहते हैं जी कि पोटासियम जो है के पॉजिटिव, वो स्मॉलेस्ट होगा, तो इसलिए वो तो हो नहीं सकता। अब रह गए ये दो। और फिर आपको पता है जो ओरिजिनल एटम से जो केटाइंस होते हैं, एनाइंस, वो बड़े होते हैं, सो इसलिए मैंने ऑर्गन को भी निकाल दिया। अब ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब रह गए ये दो। तो इसमें नंबर ऑफ दोनों एनाइंस हैं, तो इसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं बच्चों, दोनों के सेम है। तो फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, और जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। यही मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो तो रेडियस कम होता जाता है। तो आप कहते हैं जी इसमें जो फास्फोरस है वो सबसे लार्जेस्ट रेडियस होगा, बिकॉज इट्स एन एनाइन। एनाइन वैसे भी साइज में बड़े होते हैं, और प्लस इसका प्रोटॉन नंबर कम है, राइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनलाइकली टू डिसॉल्व इन aqueous sodium hydroxide। अनलाइकली टू डिसॉल्व इन aqueous sodium hydroxide मीन aqueous sodium hydroxide एक एल्कली है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एल्कली से रिएक्ट नहीं करता। आप कहते हैं ये दोनों तो मुझे पता है करेंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से ऑक्साइड्स हैं? एसिडिक हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स तो रिएक्ट करते हैं बच्चों एल्कली से टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप कहते हैं जी ये भी करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक तो दोनों से करते हैं। आप कहते हैं ये भी एल्कली से करेगा, तो कौन नहीं करेगा? हम कहते हैं जी बी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक बेसिक ऑक्साइड है, और हम पढ़ के आए कि जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज। वो एसिड से तो रिएक्ट करते हैं, एल्कली से रिएक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट। The element of third period, sodium to silicon, is heated in a chlorine. The product is purified and then added to water. The resulting solution is found to be neutral. वो कहते हैं सोडियम से लेकर सल्फर तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, इनमें से किसी एक को हीट किया है क्लोरीन में, तो जाहिर है इसके क्लोराइड बन गए होंगे आइदर NaCl या MgCl2 या AlCl3 या SiCl4, PCl3 या HCl2, ओके, या PCl5, ये बन गए होंगे। कहते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी न्यूट्रल। लेकिन जब आप इनको पानी में डालते हैं तो आप कहते हैं ये जितने भी क्लोराइड हैं जब आप पानी में डालते हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन बना देता है। ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। सिर्फ एक ही है जो एसिडिक नहीं बनाता और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है, और वो कौन है? सोडियम क्लोराइड, बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड मेक्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये सो नेक्स्ट आ जाते हैं, नंबर 4। Which statement explain the observation
that magnesium hydroxide dissolves in aqueous ammonium chloride but not in aqueous sodium chloride, right? अब वो कह रहे हैं बच्चों के जब आप अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं, इट ऑब्जर्वेशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, और जब आप इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं, कहाँ डिसॉल्व होगा, कहाँ रिएक्ट करेगा? बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है एक एल्कली है, और अब हम इनऑर्गेनिक अभी पढ़ने के बाद ये भी पता चल गया है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इसमें क्योंकि अमोनियम आइन एक एसिड है लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए ये रिएक्ट करेगा या डिसॉल्व करेगा। इन दिस केस आप कहते हैं कि नहीं, ये तो सॉल्ट है और ये कैल्कली है, तो आप कह रहे हैं वेरी लीस्ट लाइकली कि यहाँ पे रिएक्शन हो, राइट? और वहां क्यों हो रहा है आप कह रहे हैं तो दोनों क्लोराइड हम कहते हैं, लेकिन जो अमोनियम का क्लोराइड है ना वो बिकॉज ऑफ अमोनियम एक एसिड है, तो इसलिए जब आप उसमें अल्कली डालोगे तो एक एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन डी को जाके टिक कीजिए, डी, द आइन अमोनियम आइन एक्ट एज एन एसिड, सो इट्स काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, राइट? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 5 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। द ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ये पीरियड 3 के ऑक्साइड हैं। शो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने बच्चों किया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयोनिक बॉन्ड होगी। डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करने से पहले आपको उसकी बॉन्डिंग पता होना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा आयनिक बॉन्ड है तो फिर तो आपको याद है ट्रांसफर से बनता है, तो आप कहते हैं मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और वैलेंस शेल में ऑब्वियसली फिर कितने रह जाने हैं? 8, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने क्या करना है? गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसके अपने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हैं तो ये 2 क्या हो गए? डॉट, और ये बन गया 2 नेगेटिव। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों, dot and cross. For the list above, identify one oxide which fits the description given, an oxide that reacts with water forming a strongly alkaline solution. आपको याद है ये ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तो एम्फोटेरिक है, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, ये पानी से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, और क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। इनमें क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है तो ये पानी में रिएक्ट नहीं करते, डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं जो सॉल्यूशन को अल्कलाइन कर देते हैं, ठीक है? और हाइड्रोक्साइड आयन, और जो सोडियम ऑक्साइड है वो ज्यादा या फुली डिसॉल्व होता है टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्साइड आयंस, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अल्कलाइन हो जाता है। ये सारी चीज हमने पढ़ी थी बच्चों। सो एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन इज सोडियम ऑक्साइड। एन ऑक्साइड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आई जस्ट टोल्ड यू 2 ऑक्साइड्स हैं जो वाटर इनसॉल्युबल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। An oxide that reacts vigorously with the water forming a strongly alkaline solution, तो आप कहते हैं जी strongly alkaline solution is sulfur trioxide। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड भी और ट्राइऑक्साइड भी, लेकिन ट्राइऑक्साइड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, राइट? और ये विगरस रिएक्शंस होते हैं। एन ऑक्साइड दैट हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आप कहते हैं जी ये सोडियम ऑक्साइड में भी जाइंट है, मैग्नीशियम में भी जाइंट है, एल्यूमिनियम में भी जाइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड दोनों में कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सो SO2 और SO3। एन ऑक्साइड दैट एक्ट्स एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, वो भी बच्चों में बता देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है, ये जैम जेलीज वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। जैसे यहाँ पे अगर तो हम करते ये हैं कि बच्चों या इसके ऊपर या इस एरिया में या जैसे देखें सल्फर डाइऑक्साइड डाल देते हैं, ये गैस है ना ये,
तो होता ये कि इट किल्स द बैक्टीरिया, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है, दे किल द बैक्टीरिया। तो अब कहते हैं जी इसलिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एक वो भी यूज होता है, और जब आप इसको हटाते हैं ढक्कन को खोलते हैं तो ये उड़ जाती है, तो इसलिए ये कोई हार्मफुल भी नहीं है। तो आप कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड किल्स द बैक्टीरिया, hence it is used as a food preservative, right? Write an equation for the reaction of aluminum oxide with dilute hydrochloric acid. Aluminum oxide एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O बचो, इसको बैलेंस करना होगा, राइट? सो दिस इज 2Al Cl3 6HCl and 3H2O. सल्फर डाइऑक्साइड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था एक एसिडिक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली से रिएक्ट करता है। आपको याद कराया था मैंने कि बजाय इसके कि आप इस तरह याद रखें, आप इस तरह भी याद रखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर पहले एल्कली से जब आप मिक्स करेंगे तो पहले बना देगा H2SO3, तो फिर आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो आप कहते हैं एक बन गया Na2SO3 विच इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड, प्लस बन गया वाटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो बैलेंस हो जाएगी, राइट? सो सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स अ सोडियम सल्फाइड, इस सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड बच्चों। जी नेक्स्ट आ जाए, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट क्यू इज हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो ये याद रखना है क्या वर्ड यूज किया उसने, हाइड्रोलाइज, क्योंकि जब भी ये वर्ड यूज करेगा आपको पता है क्लोराइड दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये डिसॉल्व होते हैं, ओके। और बाकी के जो क्लोराइड हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस के दोनों क्लोराइड। तो अब अगर उसने कहा है कि हाइड्रोलाइज इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो आप समझ गए हैं कि इनमें से कोई होगा। और फिर कह रहा है कि एंड इट्स ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, तो इसका मतलब है उसका ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है, यानी इनके अगर आप ऑक्साइड देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, आप कहते हैं जी ये दोनों तो एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड तो रिएक्ट नहीं करते ना एसिड के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यस इट कैन रिएक्ट विद एसिड बिकॉज इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो इसका मतलब है एल्यूमिनियम की बात हो रही है, तो एलिमेंट क्यू इज व्हाट, it's what, element Q. Element Q is aluminum, right? So this is how we identified. मैं basically पूरा MCQ explain करता हूँ ताकि एक thought process भी आपके सामने आए. It's not just telling you the answers. एक thought process भी आपके सामने आए. Which diagram represents the change in ionic radius of the element across the period 3? Ionic radius of elements आपको याद होगा across the period 3 sodium, magnesium, aluminum और सिलिकॉन, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं जो केटाइंस थे। केटाइंस हमेशा साइज में छोटे होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर। तो आप कहते हैं जी ये तो नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही मुझे समझ आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है। इन दोनों में से आप कहते हैं जी जो केटाइंस हैं ये शुरू में केटाइंस होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि केटाइंस एनाइन से बड़े नहीं हो सकते, इधर एनाइंस होते हैं इधर कैटाइंस होते हैं। तो आप कहते हैं ये ऑप्शन सी लगता है। फिर आपको ये भी पता है कि फास्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव और Cl1 नेगेटिव, तो जो एनाइंस होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, तो इसलिए भी आपने देखा ये एनाइंस ऊपर चले जाते हैं, ये आखिरी वाले तीन जो है P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव और पहले चार जो Mg पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और Si4 पॉजिटिव कम होते हैं।
और ये भी चीज याद रखें कि ये जो बड़ा जंप आता है, ये जो बिग जंप आता है यहाँ से यहाँ, दिस इज बिकॉज के ये जो बहुत बड़ा जंप आया है बिकॉज केटाइन से एनाइन जाते हैं, राइट। सो इस वजह से बहुत बड़ा जंप आता है। नेक्स्ट कहते हैं यूज ऑफ द डेटा बुकलेट इज रेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। प्रीवियसली बच्चों डेटा बुकलेट दी जाती थी, अब आपको डेटा साथ ही दिया जाता है। कंप्लीट दी स्केचेस फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड sodium to argon, sorry, to show how the each property changes along the period. मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपको याद हो तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज होता था बच्चों। आप कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट में सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, देन मैग्नीशियम का ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम का भी ज्यादा है, और सिलिकॉन सबसे हाईएस्ट होता था, और फिर ऑल द वे फास्फोरस नीचे आ जाता था, सल्फर स्लाइटली ज्यादा होता था, क्लोरीन सल्फर से भी कम, और ऑर्गन उससे भी कम। इस सारे की डिस्क्रिप्शन हमने दी थी कि सिलिकॉन बीइंग हाईएस्ट, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन तीनों में हमने बताया था कि मेटालिक बॉन्ड होता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, लेकिन नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा होते हैं और रेडियस भी कम होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनके बारे में हमने बताया था कि इन जनरल फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन लो में आते हैं, लेकिन सल्फर के क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से ज्यादा होते हैं, ऐसे 8 है, फास्फोरस P4 है, तो इसलिए स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको शायद मैंने बताया है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की ज्यादा होती है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन क्योंकि एक सेमी कंडक्टर है, और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तो एक तरह के नॉन कंडक्टर है। तो इस तरह जाएगा इसका ग्राफ। जो एटॉमिक रेडियस है वो आपको पता है सोडियम का सबसे बड़ा होता है, क्रॉस द पीरियड जब आप जाते हैं तो रेडियस कम होता जाता है, राइट। क्लोरीन तक वो कम होता जाता है, लेकिन ऑर्गन का आपको बताया था कि मेजर करने में क्योंकि सबसे बड़ा आता है, तो इसलिए क्योंकि उसकी मेजरिंग टेक्निक अलग है, वो वीडीडब्ल्यू रेडियस होता है, ठीक है। सो वीडीडब्ल्यू होने की वजह से वो अपेरेंटली लुक्स बिगर। और इसी तरह अगर आप आयोनिक रेडियस को देखें तो मैंने आपको बताया है पहले 4 केटाइंस हैं, इनका छोटा होता है, फिर एनाइंस है, इनका बड़ा होता है इन जनरल। लेकिन फिर साथ बताया है कि केटाइंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं, इसलिए जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर पोल ज्यादा होती है, तो इन जनरल तो कम होता है और फिर और कम होता चला जाता है फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन। फिर जब आप जाते हैं फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तो फिर ज्यादा होता चला जाता है। ओके, यहाँ तक। और ऑर्गन उसमें आपने शामिल नहीं करना क्योंकि वो आइन नहीं बनाता। हियर इट इज। ओके, so this is how we look at the trend of the physical properties of period 3 elements. अब इधर आ जाते हैं। In the boxes below write the formula of one of the oxides of each these five uh, one of the oxides of each these five elements, sorry। सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, Na2O। मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होगा, MgO। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3। फास्फोरस का ऑक्साइड क्या होगा, P4O10 या P2O5 भी लिख सकते हैं। सल्फर का SO2 और SO3 बच्चों। इक्वेशन फॉर द सोडियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर। ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करते हैं दे टर्न इनटू व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट इक्वेशन ऑक्साइड ऑफ सल्फर रिएक्टिंग विद एल्कली। जो भी ऑक्साइड आपने चूज किया, अगर सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड चूज किया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देगा, मैंने अभी बताया है, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। ओके, और अगर आपने चूज किया बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड तो आप भी लिख सकते हैं जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस NaOH। फिर आपको याद होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो फिर जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम होगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, a mixture of oxides of two elements of third periods is dissolved in water, the solution is approximately neutral। कह रहा है जी इसके बारे में आपने बताना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर से सुनना है आपने।
Mixture of oxides of two elements dissolved in water, the solution is approximately neutral. वो कहता है अगर एक ऑक्साइड जैसे 1 है और एक ऑक्साइड 2 है, अगर इन दोनों को आपने मिक्स किया या तो जो सॉल्यूशन बना है वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है कि एक ऑक्साइड एसिडिक होना चाहिए और एक बेसिक होना चाहिए। ठीक है, सो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड मिलकर न्यूट्रल सॉल्यूशन बना सकते हैं ना। आप कहते हैं जी हाँ ये हो सकता है, और अगर आप ये देखें तो एक एम्फोटेरिक और एक बेसिक है, ये तो नहीं रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये दोनों बेसिक्स हैं, दूसरे वाले बोथ बेसिक्स, ये भी नहीं रिएक्ट करेंगे। हाँ सी इज द ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक एसिडिक ऑक्साइड है और एक बेसिक है, और आखिरी वाले में फिर दोनों एसिडिक्स हैं, तो इसलिए वो भी नहीं करेंगे। राइट, सो दिस इज हाउ वी लुक एट दिस। सो ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which statement are the reasons why sulfur dioxide is a food preservative? कहता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये फूड प्रिजर्वेटिव क्यों है। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड देयरफॉर एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? क्या ये एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है? राइट। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सोर टेस्ट इन दिस अल्कोहल, इट डज नॉट स्मेल देयरफॉर। नहीं, ये दो वजह हैं जी बच्चों। मैंने अभी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जब बैक्टीरिया किल करते हैं तो बेसिकली वहां से ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है, देन बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एंड दैट्स व्हाई दे किल द बैक्टीरिया। ओके, और अल्कोहल जाहिर है जब उसको प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन से तो उसका सोर टेस्ट नहीं होता। ऑर्गेनिक में जाके पढ़ेंगे अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती है तो वो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है इसलिए इसका टेस्ट सावर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है विच स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम टू ऑर्गन एंड देयर कंपाउंड्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो इस थर्ड पीरियड के लिए करेक्ट हैं? द एलिमेंट्स बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। आप कहते हैं यस, जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, ऑल्दो हमने पीरियड 3 में तो नहीं पढ़ा लेकिन बॉन्डिंग में पढ़ा था, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, रेडियस बच्चों कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो उससे आप कहते हैं जी ये ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियस की पुल टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हम कहते हैं यस दैट्स अ राइट आंसर। aluminum oxide is the only oxide which is insoluble in water। नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी तो है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय सिलिकॉन इन पीरियड 3। नहीं, सिलिकॉन का तो +4 होता है, फास्फोरस का आपने देखा +5 तक भी चला जाता है, सल्फर का +6 तक भी चला जाता है। सो दिस इज नॉट द मैक्सिमम, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहते हैं phosphorus sulfide P4S3 is used in the small amounts in the tip of the match, on striking the match the this compound burns। सो बच्चों जब भी कोई कंपाउंड बर्न करे ना, ये आपने याद रख लेना है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उन दोनों के ऑक्साइड बन जाते हैं, तो आप कहते हैं एक P4O10 बन जाएगा और एक SO2 बन जाएगा। दिस इज हाउ दे ऑलवेज रिएक्ट। राइट, और आप इसको बैलेंस कर सकते हैं फिर इसी हिसाब से। राइट, तो 3SO2 बन गया, P4O10 हो गया। राइट, 10 + 6 16 हो गया ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जब भी कोई कोई कंपाउंड बर्न करते हैं ना, जैसे इसमें दो एलिमेंट्स हैं फास्फोरस और सल्फर, तो दोनों की ऑक्सीडेशन होगी, तो दोनों P4O10 और SO2 बना देंगे। Both oxide formed dissolved water to give the acidic solution. Construct an equation for the reaction of oxide with water। आप कहते हैं जी इन दोनों की जो ऑक्साइड हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो हम कहते हैं यस P4O10 जब डिसॉल्व होगा यानी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो आप कहते हैं बन जाएगी H3PO4। राइट, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4 आ गया और ये 6 आ गया। और दूसरा अगर SO2 को पानी में डालेंगे
तो ये H2SO3 बन जाएगा. So this is how these oxides when dissolved in water they form the respective acids. एक में phosphoric acid और एक में sulfuric acid बन जाता है. Which of these equation represents the reaction of sulfur dioxide with excess of aqueous sodium hydroxide? अभी अभी किया हमने. सल्फर डाइऑक्साइड जब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाता है तो आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड बना रहा होता है. सल्फर ट्राइऑक्साइड सोडियम सल्फेट along with water बना रहा होता है. So this is how you look at this. So this is question number 13. ओके बच्चों, अभी हम ये करते हैं कि 13 से आगे अब हम वो टॉपिक चेंज कर लेते हैं. ये पीरियड 3 था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 2 अ लिटिल बिट. ग्रुप 2 के बारे में बात करते हैं. इसी वर्कशीट में आप नीचे जाएंगे तो ग्रुप 2 भी है. राइट. अब थोड़े से क्वेश्चन, ऐसे मैंने कहा था शुरू में कि हम आज ग्रुप वाइज क्वेश्चंस करेंगे. कल हमने जनरल क्वेश्चंस किए थे, आज हम टॉपिक वाइज करेंगे. सो दूसरा है ग्रुप 2. तो लेट्स गो टू द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. हियर इट इज. ग्रुप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है. इस वर्कशीट का पेज 81 है. राइट. ग्रुप 2 पे आ गए हैं बच्चों. पेज 81 ऑफ दिस वर्कशीट जो मैंने ग्रुप पोस्ट की हुई है. 2 वर्कशीट्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. दोनों मैंने यहाँ पोस्ट कर देनी है. एक कर दी है, आई होप अब तक अपलोड होगी और दूसरी भी मैं कर दूंगा अभी, जो कल कराई थी. Which equation represents the reaction that occurs when the calcium nitrate is strongly heated? कल भी जब क्वेश्चंस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम नाइट्रेट की या किसी भी नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की इक्वेशन आपको आनी चाहिए. आप कहते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है या कोई भी ग्रुप 2 नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो उसी मेटल का ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन जाते हैं. राइट. सो दीज आर द प्रोसेसेस कि उसी मेटल का ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन जाते हैं जब ये डिकम्पोज होते हैं. और अगर आप चाहें कि ये वाला मुझे हाफ नहीं चाहिए तो आप इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस हाफ को खत्म भी कर सकते हैं. तो आप कहते हैं वो बन जाएगा 2CaNO3 होल ट्वाइस gives us 2CaO plus 4NO2 plus O2. Which properties would be expected? Which properties would be expected for ग्रुप 2 एलिमेंट्स, स्ट्रोंटियम और इट्स कंपाउंड? वो कह रहा है ग्रुप 2 की कौन सी, सॉरी मैंने इसका आपको बताया नहीं, तो कौन सा आंसर होगा? आंसर इज डी. ओके. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की जो स्ट्रोंटियम और इसके कंपाउंड से बच्चों एक्सपेक्टेड हैं? राइट. आप कहते हैं व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन स्ट्रोंटियम डज नॉट बर्न. आप कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता. ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स बर्न एंड दे प्रोड्यूस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइट. और इसलिए वो आपको बताया था फायरवर्क्स में भी यूज होते हैं. राइट. तो कहते हैं ऑन ऑन on being heated strontium carbonate decomposes to give strontium oxide. Yes, all the group 2 carbonates including strontium carbonate when heated they decompose to form respective metal oxide and carbon dioxide. Okay. Then, when strontium oxide is added to water, the solution is alkaline. Yes, ग्रुप 2 ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और फिर उन हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए वो उतना ही एसिडिक बेसिक सोल्यूशन बनता है. स्ट्रोंटियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पानी में डिसॉल्व करते हैं और बहुत ज्यादा ओएच आयंस देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रांगली alkaline solution बना देते हैं. Yes, 2 and 3 are the correct statement. Which of the following magnesium compound lose mass when heated by a Bunsen flame? अब बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि लूज मैस का क्या मतलब है. मैग्नीशियम कंपाउंड लूज मैस के लिए यहाँ मतलब ये है कि वो थर्मली डिकम्पोज होंगे. ये मतलब है लूज मैस का कि क्या वो थर्मली डिकम्पोज हो सकते हैं, ये बताना है. तो आपने देखना, आप कहते हैं हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब मैं हीट करूंगा तो इट इज अनस्टेबल, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और क्यों मैस लूज करता है मैंने आपको बताया था, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गॉन. सो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो सॉलिड है, वो रेजिड्यू रह जाएगा एंड दैट विल बी लूजिंग मास. इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट है, जब आप इसे हीट करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है. और यस,
ये भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा, तो इसका भी लॉस इन मास होगा। ओके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हम कहते हैं नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो डिकम्पोज नहीं होता, तो ये लॉस इन मास नहीं करेगा। सो 1 और 2 जो थर्मली डिकम्पोज होता है वो लॉस इन मास होता है। और मैंने आपको बताया भी था ये लॉस इन मास कैसे मेजर करते हैं, कांस्टेंट हीट तक हीट करते रहते हैं इसको। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट, अभी हमने देखा कि नाइट्रेट जब डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना देंगे। ओके, ये 3 विद द रेशो मैंने लिखे हैं, मोलर रेशो। तो आप कह रहे हैं जी मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज ऑप्शन डी। सिमिलरली वो कह रहे हैं द मेटल ऑफ ग्रुप 2 react readily with oxygen to form the compounds of general formula MO. Which of these oxides are added to water which forms the most alkaline solution? अब देखें मोस्ट अल्कलाइन सोल्यूशन, आपको याद होगा हमने इन सब की बात की थी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बहुत कम OH आयंस होते हैं बिकॉज ये वेरी वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल वेरी वेरी वीक एल्कली है, तो इसकी पीएच 8 से 9 तक होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने कहा था स्लाइटली बेटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर बना देता है पानी में डिजोल्व होके, हाँ इसकी पीएच थोड़ी बेटर होती है, 9 to 10 तक होती है। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं डिजोल्व होके, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड डिजोल्व होके स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बना देता था और इसकी पीएच वाज बेटर, 10 to 11 होती थी। और बेरियम हाइड्रोक्साइड फुली सॉल्युबल है एक तरह से, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड अ लॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस एंड दे टर्न द सॉल्यूशन वेरी अल्कलाइन, तो 12 से 13 तक का होगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी लुक एट देम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड देयर पीएच। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रोक्साइड आयंस दे प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन, द मोर अल्कलाइन सॉल्यूशन दे प्रोड्यूस, राइट। नेक्स्ट, question number 6. If you look at the question number 6 बच्चों, 1 mole of each of following compound is strongly heated and any gas produced is collected at room temperature and pressure. Which of the following, which of the compound is 24 gas likely to be collected? 1 mole of gas occupies this much. Okay, वो कह रहे जी आपने इन सब को हीट किया है और गैस कलेक्ट की है, तो आप कह रहे हैं जी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को तो हीट करके ये तो डिकम्पोज नहीं होता, कोई गैस कलेक्ट नहीं होगी, ये डिकम्पोज होगा, ये भी होगा और ये भी नहीं होगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रांगली हीटेड एंड एनी गैस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कहते हैं अगर ये हो भी जाता है, लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस स्टीम बन जाती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो स्टीम गैस होगी, लिक्विड होगा, राइट। सो आप कहते हैं ये भी एक तरह से नहीं होगा, सो रह गए ये दोनों। लेकिन अब हमें समझ है कि जब आप इसे हीट करेंगे तब तो आप कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 1 गैस इज कलेक्टेड, लेकिन जब आप इसे हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ 2 गैसेस और उनकी मोलर रेशो भी क्या है, 2NO2 और हाफ O2। तो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता क्योंकि साथ उसने कहा है कि फॉर विच कंपाउंड 24 DM³ ऑफ लाइकली टू बी कलेक्टेड। तो अगर आप इसका 1 मोल लोगे बच्चों तो इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 24 DM³। इनका नहीं हो सकता क्योंकि इसके 2 और इसका हाफ, तो टोटल 2.5 मोल बन जाएगा जो कि टाइम्स 24 DM³ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा, राइट। सो आप कह रहे हैं इसलिए ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 7। इफ यू लुक एट नंबर 7 बच्चों, नंबर 7 कह रहा है कि ड्यू टू सिमिलर आयोनिक रेडियाई द रिएक्शंस ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम और देयर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स आर वेरी सिमिलर। वो बहुत सिमिलर होते हैं ड्यू टू देयर रेडियस, ये उसने खुद ही हमें बता दिया, मैग्नीशियम और वो। कहता है which statement concerning the reactions of lithium and its compound is correct? Lithium carbonate decomposes on heating at a relatively low temperature, forming lithium oxide and carbon dioxide. Yes, that's right. आप 1 मिनट के लिए इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात हो रही है क्योंकि उसने ऊपर हमें हिंट दे दिया है कि ये मैग्नीशियम और लिथियम के रिएक्शंस एक जैसे ही होते हैं। तो आप कहते हैं हाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस, यस इट डज डिकम्पोज ऑन हीटिंग
फिर साथ कह रहा है रिलेटिवली लो टेम्परेचर, हम कहते हैं यस बिकॉज हम पढ़े हैं कि ये लेस स्टेबल है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है ना, तो बेरियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल। ये क्या है, ये मोर स्टेबल है डाउन द ग्रुप। ओके, सो बेरियम कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सो आप कहते हैं यस लो टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हुआ होगा। तो दिस इज व्हाट वी सी कि उसने लिथियम कह दिया बट बेसिकली ही वाज आस्किंग अबाउट द मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो क्वेश्चन 1 ही इज द राइट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। use the data booklet relevant to this question. When a mineral was heated in a Bunsen flame, a constant mass, a colorless gas turned lime water milky, यानी carbon dioxide होगी, evolved. The remaining solid was cooled and then added to the aqueous hydrochloric acid. The vigorous effervescence was seen. What is that mineral? अब बच्चों ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक मिनरल थी हमारे पास, जब हमने उसको हीट किया टू अ कांस्टेंट मैस, आपको बताया था मैंने, जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो कांस्टेंट मैस तक हीट करना होता है। तो जब आपने उसको हीट किया अप टू अ कांस्टेंट मैस, यानी बार बार हीट करते गए, और जब मैस कम होना बंद हो गया तो आपने उसकी हीटिंग बंद कर दी, इसे कहते हैं हीट अप टू अ कांस्टेंट मैस। तो इसका मतलब है यहाँ एक सॉलिड था मेरे पास, मैं बार बार उसका मैस ले रहा था और उसको बंसन बर्न पे हीट कर रहा था। तो मैस कम होता जा रहा था, होता जा रहा था, और फिर मैंने एंड टाइम पे छोड़ दिया, ठीक है, कांस्टेंट मैस पे जाके उसको। अब जब वो कांस्टेंट मैस पे उसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कल एक गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा है कि लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये कोई कार्बोनेट होगा जो हीट करने से डिकम्पोज हुआ। तो इसका मतलब है मेरी मिनरल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। आप कह रहे हैं सारे कार्बोनेट है, सबको हीट करेंगे डिकम्पोज होगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, वो डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन सी है। वो कहते हैं रिमेनिंग सॉलिड वाज कूल एंड देन एडेड टू एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अगेन अ विगरस एफरवेसेंस इज सीन। तो इसका मतलब बच्चों ये जो रेजिड्यू था, इसमें अभी भी एक कार्बोनेट था। ये मुझे कैसे पता चला? आप कह रहे हैं क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हुआ हीट होने से, और उसमें जब आपने HCl डाला तो अगेन एफरवेसेंस हुई। तो अब आपको एक डबल कार्बोनेट ढूंढना है। आप कह रहे हैं जी डबल कार्बोनेट तो इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में तो नहीं है डबल कार्बोनेट, कि एक डिकम्पोज हो जाए एक ना हो जाए। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इन दोनों में से कौन होगा। तो आप कहते हैं अच्छा ये बेसिकली रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी को देखें फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं जी ये इधर बेरिलियम है, इधर मैग्नीशियम है, इधर कैल्शियम है, इधर स्ट्रोंटियम है, इधर बेरियम है, और इधर रेडियम है। ओके, सो आप कह रहे हैं जी कैल्शियम मैग्नीशियम तो साथ साथ ही है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी तो एक जैसी ही होगी। हाँ, कैल्शियम और बेरियम थोड़ा सा दूर है, बीच में स्ट्रोंटियम आ जाता है। तो आप कहते हैं हुआ ये होगा, आप सारी कहानी समझ आ गई कि ये कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट थे। जब आपने इसको शुरू में हीट किया बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि लेस स्टेबल है वो डिकम्पोज हो गया, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस बेरियम कार्बोनेट एज इट इज रहा। फिर जब आप इस प्रोडक्ट के अंदर आपने HCl डाला, तो उस HCl ने रिएक्ट किया विद दिस, दोनों से रिएक्ट किया, ऑक्साइड से भी और कार्बोनेट से भी। लेकिन जब कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड ने एफरवेसेंस कॉज किया दोबारा। आई होप यू गॉट इट। सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी। तो ये बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी से लिंक्ड एक चीज थी कि कैसे थर्मल स्टेबिलिटी वेरी करती है अक्रॉस दिस, राइट। अब इसी में बच्चों कभी कभार वो ये भी करते हैं कि मोल्स ऐड कर देते हैं, तो ग्रुप 2 में आपने एक्सपेक्ट करना है मोल्स के सवाल। जैसे ये देखिए, वो कह रहा है कि अगर आप, ये क्वेश्चन 9 अभी हम छोड़ देते हैं बिकॉज ये अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर। The oxide of barium, calcium, magnesium, strontium all produce alkaline solution when added to water. Which oxide produces the saturated solution with the highest pH? ये अभी मैंने कहा है कि जो जो हम नीचे जाते हैं तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, पीएच ज्यादा होती जाती है।
तो आप कह रहे हैं इनमें सबसे नीचे तो बेरियम है, सो बेरियम ऑक्साइड विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट पीएच, राइट। सो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अब आ जाए क्वेश्चन 11 पे। जैसे मैंने कहा था कि इसमें मोल्स के क्वेश्चन वो कभी कभार दे देते हैं, बल्कि एक्सपेक्ट करना है आपने। ये देखें, जैसे वो कह रहे हैं यूज ऑफ डेटा बुकलेट इज रेलिवेंट टू दिस क्वेश्चन, कि आपने डेटा बुकलेट यूज करनी है। कह रहे 5 ग्राम सैंपल ऑफ एनहाइड्रस ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट लूजेस 3.29 ग्राम मास व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। अब देखो बच्चों, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी मेटल है, तो मैं मेटल एम लिख देता हूँ। कि अगर मेरे पास एम नाइट्रेट है, एम कुछ भी हो सकता है, एम मैग्नीशियम हो सकता है, एम कैल्शियम हो सकता है, एम स्ट्रोंटियम हो सकता है, और एम बेरियम हो सकता है, यही मुझे ढूंढना है। कह रहे जब आप उसको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाएगा। कह रहे जी डेटा उसने जो दिया, कह रहे 5 ग्राम जब ये डिकम्पोज होगा तो आपके पास मेटल नाइट्रेट लूजेस 3.29 ग्राम। लूजेस मास का मतलब है ये दोनों गैसेस, ये है लॉस इन मास, और ये है मास ऑफ रेजिड्यू। तो आप कह रहे हैं जी अगर ये 5 ग्राम था तो ये है 3.29 ग्राम, राइट। अब अगर आप चाहें तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। आप कहते हैं अच्छा 5 - 3.29 अगर मैं करूं तो 1.71 ग्राम इसका मास आ गया। अब वो आपको कह क्या रहा है, वो कह रहा है आपने बताना है कि कौन सी मेटल है। वो कह रहा है आपने ये बताना है कि ये मेटल एम जो है ये कौन सी मेटल है। दैट्स द पॉइंट। अब बच्चों इसके दो तीन तरीके हैं। मैं जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वो आपको बताने लगा हूँ। वो कहते हैं जी आप एक काम करें, आपके पास एक रिलेशनशिप तो है ना कि इसके 5 ग्राम से इसका 3.29 ग्राम बनता है। ये 1.71 से भी ले सकते थे, मैंने 3.29 से ले लिया। आप कहते हैं जी अच्छा 5 ग्राम, ये तो एक रिलेशनशिप आ गया, गिव्स 3.29 ग्राम ऑफ दीज टू गैसेस। आप कहते हैं लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो अगर आप इनका एम आर निकालें, मैं अब एम आर निकालने लगा बच्चों कि 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या एम आर टाइम्स 2 होगा। तो नाइट्रोजन होता है 14 प्लस 16 टाइम्स 2, 46 टाइम्स 2, 92। तो ये टोटल मास यानी 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर बनेगा तो उसका मास 92 ग्राम होगा। इसी तरह हाफ मोल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 32 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम हाफ मोल ऑक्सीजन। कि अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू लें तो इसका 2 और इसका हाफ मोल बनते हैं। इसके 2 मोल का मास 92 और इसके हाफ मोल का मास 16 ग्राम होता है। तो 92 प्लस 16 इज गिव्स अस 108। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया कि जब ये 2 मोल और हाफ मोल बनेगा तो बेसिकली 108 ग्राम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जब बनेंगे तब इसका कितना यूज हो रहा होगा। आप कह रहे हैं इसका 1 मोल यूज हो रहा होगा, मैं इसका मेटल नाइट्रेट का। तो आप कहते हैं अच्छा फिर इसका एक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका मैथ अभी नहीं पता। तो अगर मैं एक्स निकाल लूं तो एक्स विल बी इक्वल टू 108 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 3.29। ओके, सो 108 टाइम्स 5, 108 टाइम्स 5, 540 डिवाइडेड बाय 3.29, that gives 164. This is the x। तो आप कहते हैं ये तो 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्रेट का मास है ना x। तो आप कहते हैं 1 मोल मेटल नाइट्रेट का मास अगर 164 है तो दिस इज ऑल्सो एम आर। 1 मोल का मास एम आर भी तो होता है। तो अगर एम आर आपको पता चल गया 164, तो आप कह रहे हैं जिसमें नाइट्रेट का मास निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा एम का मास। तो हम निकाल लेते हैं। आप कहते हैं जी एम प्लस नाइट्रोजन होता है 14 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 टाइम्स 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 164। तो हम इसको निकाल लेते हैं। सो 16 टाइम्स 3
प्लस 14 कितना हो गया 62 टाइम्स 2 124 माइनस 164 तो 40 आ गया बच्चों। m इज इक्वल टू 40 के जो मेटल है उसका जो मास है यानी Ar इज 40। तो अब तो बात समझ आ गई। आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जाके देखें तो कैल्शियम है जिसका मास 40 है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये कैल्शियम है। तो ये बच्चों थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके और भी दो तीन तरीके हैं करने के कि आप रेजिड्यू का मास निकाल के उससे भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका लिया जो सबसे शॉर्ट था। तो दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि इतने ग्राम से इतने ग्राम बनता है, तो फिर मैंने इनके मोलर रेशियोज को मास में कन्वर्ट किया और देखा कि अगर इन दोनों की मोलर रेशियो को कंबाइन किया जाए, क्योंकि इसके 1 मोल से ये बन रहा है, तो जो मास आएगा वो इसके 1 मोल का मास होगा। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगा दिया कि अच्छा इसके 1 मोल का मास, क्योंकि इसका एमआर भी होता है, तो अगर मैं ये रेशो करूंगा ये वाली, तो मुझे एमआर मिल जाएगा मेटल नाइट्रेट का। मेटल नाइट्रेट का एमआर ढूंढ लिया तो बस मेटल का उसमें से हम फाइंड आउट कर लेंगे। राइट। सो बच्चों यहाँ पे रुक जाते हैं। आज हमने पीरियड 3 और ग्रुप 2 डिस्कस किया। कल हम नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स को डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से यही कुछ, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो